सॉरी फ्रेंड, नाउ वी विल स्टार्ट थर्ड पेपर। तो इसमें इकाई एक में ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। तो पहला है मापन की पद्धति लिखें। मापन की बेसिकली निम्नलिखित पद्धतियाँ। पहला CGS, तो इसमें सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति से कहा जाता है। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। FPS, तो इसमें फुट पाउंड और सेकंड आता है, इसे ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। MKS, तो इसमें मीटर किलोग्राम और सेकंड आता है। और SI पद्धति इसमें सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। अब ये SI यूनिट सर्वमान्य। फर्मी, तो इस मात्रक का उपयोग नाभिकीय आकार को व्यक्त करने में होता है। तो एक फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। विमीय सूत्र, तो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रक से संबंध बताने वाले सूत्र को उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहते हैं। इसे इस टाइप के बड़े कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। इसमें मुख्यतः 3 पद होते हैं, m की घाते a, l की घाते b, t की घाते c। गति के समीकरण, तो 3 समीकरण हैं। पहला v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड लास्ट है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। कार्य, तो बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। कार्य यानी वर्क इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन। कार्य अदिश राशि है और इसका SI मात्रक जूल है। प्रतिबिंब, तो किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन को के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से अपसरित फैलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो उसे उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसके प्रकार हैं वास्तविक और आभासी। दर्पण का सूत्र, तो दर्पण से वस्तु की दूरी u से इसको प्रेजेंट किया जाता है। फिर प्रतिबिंब की दूरी v से और फोकस की दूरी f से। तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। प्रकाशिक तंतु किसे कहते हैं? तो यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित युक्ति है, जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नलों को उसी तीव्रता के साथ सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्ग से अल्प या लंबी दूरी तक भेजा जाता है। उत्तल लेंस, तो वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। इसके प्रकार हैं उपयोत्तल लेंस, और फिर ये समतलोत्तल लेंस, और फिर है ये अवतलोत्तल लेंस। रेडियो तरंगें, तो इसकी खोज 1899 में मार्कोनी ने की थी, और तरंग दैर्घ्य इसकी 10⁻⁻1 मीटर से 10⁻⁻4 मीटर के बीच होती है। इन्हें बेतार तरंगें भी कहा जाता है। उपयोग इसका रेडियो प्रसारण टेलीविज़न में किया जाता है। अवतल लेंस, तो यहाँ बीच में पतला और किनारों में मोटा होता है। इसके प्रकार हैं उभयावतल, फिर समतलावतल, और फिर उत्तल उपतल। धारामापी क्या है? गैल्वेनोमीटर क्या है? तो एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। इसका संकेत G, इसका संकेत G है। नेक्स्ट है शंट किसे कहा जाता है? शंट कम प्रतिरोध का तार होता है जिसे धारामापी की कुंडली के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। उपयोग क्या है? धारामापी की प्रबल धारा से सुरक्षा के लिए और धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए भी शंट का उपयोग किया जाता है। मिश्र धातुओं के गुण लिखिए। तो ये अधिक कठोर होती हैं, अपनी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक संक्षारण रोधी होती हैं। गलनांक प्रायः कम होता है। कठोरता के लिए कार्बन मिलाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल, ब्रह्मांड में स्थित सभी द्रव्यमान युक्त पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन पिंडों द्वारा अन्य पिंडों पर आरोपित यह आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषता, तो यह सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। फिर यह एक केंद्रीय बल है, यह दुर्बल प्रकृति का बल है, और यह संरक्षी बल है, यह क्रिया प्रतिक्रिया युग्म में होता है। तो ये है F इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू GM1 इंटू EM2 R। गुरुत्व क्या है? ब्रह्मांड के अन्य पिंडों के समान पृथ्वी भी अन्य सभी पिंडों पर गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करती है, जिसे गुरुत्व ग्रेविटी कहा जाता है। गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्व बल द्वारा किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका संकेत G है, और इसका मान कितना है G का? तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन की गति के नियम, तो न्यूटन की गति के
भौतिक नियम हैं जो चिरसम्मत यांत्रिक के आधार हैं। ये नियम किसी वस्तु पर लगने वाले बल और उससे उत्पन्न उस वस्तु की गति के बीच संबंध बताते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम बताना है। तो पहला है कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में या एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। उदाहरण, पेड़ की टहनियों को हिलाने से उसमें फल टूटकर नीचे गिर पड़ते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर ठंडे डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर नीचे गिर जाते हैं। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ, तो किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। F इक्वल टू यम ए। तो यहाँ पर यह F बल है, यम द्रव्यमान है और ए त्वरण है। उदाहरण, तो अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है। न्यूटन की गति का थर्ड लॉ, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगता है, रॉकेट का आगे बढ़ना, ये सब थर्ड लॉ के उदाहरण है न्यूटन के। विरामावस्था, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। उदाहरण के लिए मेज पर रखी कोई किताब विरामावस्था में है। सरल रेखी गति, जब कोई कण एक सरल रेखा में गतिमान होता है तो उसकी गति सरल रेखी कहलाती है। वृत्तीय या घूर्णन गति, जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। एक भूमि गति, जब किसी वस्तु की स्थिति केवल एक दिशा में बदलती है तो वस्तु की गति एक भूमि गति कहलाती है। उदाहरण के लिए सरल रेखा में गति। द्विभूमि गति, किसी तल में वक्रीय पथ पर किसी पिंड की गति द्विभूमि गति कहलाती है। उदाहरण के लिए समतल में गति। त्रिभूमि गति, तो 3D में गति होती है, उससे पता क्या है, जब किसी वस्तु की स्थिति 3 दिशाओं में बदलती है तो उस वस्तु की गति त्रिभूमि गति कहलाती है। उदाहरण के लिए आकाश में हवाई जहाज की गति। दूरी, किसी गतिमान कण या वस्तु द्वारा किसी मार्ग पर चली गई कुल लंबाई को वस्तु द्वारा चलाई गई दूरी कहते हैं। यह अदिश राशि है, मात्रक इसका मीटर। विस्थापन, जब कोई वस्तु एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक गति करती है तो वस्तु की गति की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकती है। यह सदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर है। मात्रक क्या है? मीटर। चाल, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यह अदिश राशि है, याद रखिएगा। मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। चाल बराबर चली गई दूरी बटे समय। औसत चाल क्या है? तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा दूरी तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। औसत चाल बराबर चली गई दूरी बटे लिया गया कुल समय। तो औसत चाल S1 प्लस S2 प्लस S3 डॉट 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 T1 प्लस T2 प्लस T3। वेग, तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन उस वस्तु के वेग कहलाता है। वेग इक्वल टू विस्थापन बटे समय। और यह एक सदिश राशि है, इसका मीटर क्या मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड। त्वरण, तो किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। यह सदिश राशि है, वो भी याद रखिएगा। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इसका त्वरण बराबर त्वरण वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो v माइनस यू बटे डेल्टा टी। तो नेक्स्ट है कि प्रक्षेप गतियाँ होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? जब किसी पिंड को नियत प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल से वक्र पथ पर गति करता है, तो उसे प्रक्षेप गति कहते हैं। इस प्रकार की गति को ऋजु रेखीय गति भी कहते हैं। और उदाहरण क्या है? बल्ले से मारने पर गेंद की गति, छत से क्षैतिज दिशा में फेंकी गई गेंद की गति। बल क्या है? तो यह वह कारक है जो किसी पिंड के रूप व आकार या स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। SI मात्रक न्यूटन है और CGS मात्रक डाइन है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन। उदाहरण क्या है? खेल के मैदान में स्थिर रखी फुटबॉल को किक मारकर। तो हम नेक्स्ट है रेखीय संवेग। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा रेखीय वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। P इज इक्वल टू mv। इसका सूत्र होगा, उदाहरण के लिए रॉकेट, प्रणोदन, फिर रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। तो आवेग क्या होता है? यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत हो तो बल और समय के अंतराल के गुणनफल को उसका आवेग कहते हैं। तो आवेग इज इक्वल टू बल इंटू समय अंतराल। यह एक सदिश राशि है, तो इसका SI मात्रक न्यूटन सेकंड है। घर्षण, कोई वस्तु जब किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती या लुढ़कती है तो इसके मध्य होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले
करने वाला जो बल होता है घर्षण बल कहलाता है। इसके प्रकार हैं स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल और गतिक घर्षण बल। धरातल पर लुढ़कती गेंद इसका उदाहरण है। फिर बल आघूर्ण, तो बल द्वारा एक पिंड को किसी एक कक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है और यह एक सदिश राशि है। उदाहरण के लिए पेचकस के द्वारा पेंच घुमाना। अभिकेंद्री बल, यदि कोई कण किसी वृत्त की परिधि में घूम रहा है तो कण की वृत्तीय गति बनाए रखने के लिए वृत्त के केंद्र की ओर एक बल अवश्य होता है, एक बल आवश्यक होता है। इसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। बल की दिशा वृत्त के केंद्र की ओर निर्दिष्ट होती है। यदि यम द्रव्यमान का कण भी वेग आ त्रिज्या हो तो अभिकेंद्री बल इक्वल टू F बराबर यम भी का स्क्वायर बटे आर। उदाहरण के लिए उदाहरण क्या हो सकता है इसका, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना और सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। फिर अपकेंद्री बल, तो यह छद्म या निरुक्तीय बल कहलाता है। कुछ परिस्थितियों में आभास होता है कि किसी वृत्तीय गति करती वस्तु पर बाहर की ओर एक बल लग रहा है, जबकि वास्तव में वस्तु पर बल लगा नहीं होता है। इसे अपकेंद्री बल कहते हैं, अपकेंद्री बल कहते हैं। उदाहरण के लिए क्रीम निकालने वाली मशीन या ड्राई क्लीनर। उत्प्लावन बल, तो बॉयंट फोर्स क्या होता है कि जब किसी द्रव में ठोस को डुबाया जाता है तो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के समान वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगता है। इसे उत्प्लावन बल कहते हैं। उदाहरण दुग्धमापी इसी पर आधारित है और जलयानों पनडुब्बियों में। फिर बर्फ, पानी का बर्फ में तैरना, ये सब उत्प्लावन बल के उदाहरण है। भारहीनता, तो वेटलेसनेस क्या है, भारहीनता में वस्तु का प्रभावी भार शून्य हो जाता है। उदाहरण के लिए भारहीन के कारण अंतरिक्ष यात्री न तो गिलास में पानी डाल सकते हैं और न ही गिलास से पानी पी सकते हैं। ग्रहों की गति के केपलर के नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करता है। ग्रहों की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह द्वारा एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय अर्थात सूर्य का परिक्रमण काल टी का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो टी स्क्वायर, फिर अल्फा, फिर क्यू का क्यूब इक्वल टू टी इक्वल टू के क्यूब का क्यू का क्यूब। ऊर्जा, तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक जूल होता है। प्रकार क्या है, गतिज और स्थितिज ऊर्जा। उदाहरण के लिए हथौड़े से कील को मारने पर कील अंदर धंस जाती है। शक्ति या सामर्थ्य क्या कहलाता है, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का सूत्र क्या है, कार्य बटे समय, P इक्वल टू W बटे वेट। इसका मापन वाट में किया जाता है। यह एक अदिश राशि है। भार, पिंड का वह भार जो पृथ्वी की सतह पर महसूस किया जाता है। मापन द्रव्यमान और संकेत W है। और भार बराबर तो mg हो जाएगा। यह एक सदिश राशि है। चुंबक के गुण क्या है, तो चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है। घूमने के लिए स्वतंत्र चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता है। चुंबक के समान ध्रुवों में विकर्षण व दो विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी पिंड की विशिष्ट स्थिति अथवा विशिष्ट संरचना के कारण उस पिंड में संरक्षित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसे Pe अथवा U से प्रदर्शित किया जाता है। P इक्वल टू mgh। गतिज ऊर्जा क्या है, तो किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका संकेत Ke होता है और इसका सूत्र Ke बराबर 1/2 mv स्क्वायर। उदाहरण क्या है, बंदूक से छोड़ी गई गोली, गतिमान हथौड़ा इत्यादि। ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन या स्थानांतरण हो सकता है। उदाहरण के लिए सौर सेल, सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरण, ये सौर ऊर्जा का उदाहरण है। ऊर्जा संरक्षण का उदाहरण है। कार्य ऊर्जा प्रमेय, तो किसी कण पर आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किया गया कार्य इक्वल टू गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश हमारी आंखों पर एक दृश्य संवेदना पैदा करता है जो ऊर्जा का एक रूप है। यह सरल रेखा में गमन करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है।
परावर्तन के नियम क्या है? तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, और आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब व परावर्तित किरण एक ही समतल पर होते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है या उसके पास आ जाती है। नियम, तो आपतित किरण, अभिलंब, अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। तो इसमें सीनी मतलब इस साइन आई और साइन आर इज इक्वल टू ये म्यू है और ये नियतांक। उदाहरण क्या है? तारों का टिमटिमाना। तो ये अपवर्तित किरण है और ये आपतित किरण है। तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है या पास आ जाती है, दोनों इसमें गुण पाए जाते हैं। ये वायु है और ये कांच माध्यम। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरणें वापस उसी माध्यम में लौट आए तो यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। शर्तें क्या है? प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना, दूसरा है आपतन कोण और क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। इसकी शर्तें कौन सी है? पहला है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, और दूसरा आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। दूसरा उदाहरण क्या है? तो हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीच का दिखना, कांच का चटका भाग चमकीला दिखाई देता है, पानी में हवा भरे बुलबुले चमकते हैं और प्रकाशिक। तो नेक्स्ट है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से उजाला जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश अर्थात लाल रंग का विचलन कम होता है, कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश अर्थात बैंगनी रंग का विचलन अधिक होता है। वर्ण विक्षेपण किसी पारदर्शी पदार्थ में भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के भिन्न भिन्न चाल होने के कारण होता है। तो यह है प्रिज्म। इसमें जब श्वेत प्रकाश उजाला जाता है तो कुछ इस प्रकार से रंग इसमें उभरते हैं। तो इसमें बैजानी, हप्पी, नाला, इसको याद रखिएगा बस। विभिन्न रंगों का आधार से ऊपर की ओर क्रम इस प्रकार है। पहला बैगनी, फिर जामुनी या नीला, फिर आसमानी या नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। प्रकाश का व्यतिकरण, तो जब समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगें किसी एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उसके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है, इसे व्यतिकरण कहते हैं। प्रकार, तो संपोषी और दूसरा है विनाशी। तो जिसे बिंदु पर दोनों तरंगें है ना समान कला में मिलती हैं, और जिस बिंदु पर दोनों तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं ये विनाशी होगा, और जिस बिंदु पर दोनों तरंगें समान कला में मिलती हैं वो संपोषी होगा। तो साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना ये प्रकाश के व्यतिकरण का ही परिणाम है। फिर प्रकाश का विवर्तन, तो जब प्रकाश और ध्वनि तरंगें किसी अवरोधक से टकराती हैं तो वे अवरोध के किनारों पर मुड़ जाती हैं। तरंगों का इस प्रकार का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। सभी प्रकार की तरंगों में विवर्तन होता है। प्राथमिक रंग, तो वे रंग जो किन्हीं अन्य रंगों के मिश्रण से प्राप्त नहीं होते हैं प्राथमिक रंग कहलाते हैं। नीले, हरे या लाल रंगों को प्राथमिक रंग कहा जाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन, तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो उसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, तो इसे प्रकीर्णन कहते हैं। बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम, प्रकीर्णन सबसे अधिक। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। उदाहरण, आकाश का रंग सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। प्रतिबिंब, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रकार, तो वास्तविक और आभासी। द्वितीयक रंग, सेकेंडरी कलर्स, तो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बने रंग द्वितीयक रंग कहलाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, हरा और लाल को मिलाएंगे तो पीला मिलेगा, नीला और लाल को मिलाएंगे तो मिजेंटा बनेगा, और नीले और हरे को मिलाएंगे तो मोरपंखी कलर मिलेगा। पूरक रंग, तो प्राथमिक और द्वितीयक रंगों के मिश्रण से प्राप्त सफेद रंग पूरक रंग कहलाता है। तो अगर लाल और मेजेंटा को मिलाएंगे तो सफेद बनेगा, हरा और मेजेंटा को मिलाएंगे तो भी सफेद मिलेगा, और नीला और पीले को मिलाएंगे तो भी सफेद मिलेगा। चुंबकत्व तो क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें चुंबक तथा चुंबकीय गुणों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, चुंबकत्व कहलाता है। चुंबक, तो मैग्नेटाइट नामक खनिज पदार्थ के टुकड़ों में लोहे के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, ऐसे पदार्थ को चुंबक कहते हैं। प्राकृतिक
चुंबक क्या है? तो प्रकृति से मिलने के कारण इन्हें प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। उदाहरण Fe3O4। इनकी प्रबलता अधिक नहीं होती है। कृत्रिम चुंबक, तो कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए चुंबकों को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ये लोहे, कोबाल्ट, ऑक्साइड, इस्पात के बने होते हैं। ये विभिन्न आकृति के होते हैं। चुंबकशीलता क्या है? पदार्थ की वह प्रकृति जिसके कारण वह चुंबकीय बल रेखाओं को स्वयं से होकर जाने में सहायता प्रदान करता है, चुंबकत्व कहलाता है। ये चुंबकशीलता कहलाती है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, तो यह बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं। दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चुंबकीय क्षेत्र जहाँ प्रबल होता है वहाँ बल रेखाएं पास पास होती हैं। अन्य चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली चुंबकित होते हैं और इनके परमाणुओं में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। अन्य चुंबकत्व का गुण ताप पर निर्भर करता है और इसके उदाहरण है Ai है ना, मतलब एल्युमिनियम है, सोडियम है, Sp है, Pt है, Mn है और क्रोमियम है। प्रतिचुंबकत्व या प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जिनको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में वो चुंबकित होते हैं। उदाहरण के लिए बिस्मिथ, एंटीमनी, चांदी, तांबा, जिंक, सोना। प्रतिचुंबकीय प्रभाव बहुत क्षीण होता है। लौह चुंबकीय, तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप में चुंबकित होते हैं। ये पदार्थ केवल क्रिस्टलीय ठोस के रूप में होते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, निकेल, कोबाल्ट, फेरिक क्लोराइड। क्यूरी ताप, जिस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाते हैं। लोहे के लिए क्यूरी ताप 770 डिग्री सेल्सियस होता है और निकेल के लिए 358 डिग्री सेल्सियस। चुंबकत्व के या चुंबक के गुण क्या होते हैं? तो चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है। घूमने के लिए स्वतंत्र चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता है और चुंबक के समान ध्रुवों में विकर्षण और दो विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग, तो वीडियो टेप में, ATM कार्ड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कंप्यूटर मेमोरी में और MRI में। स्थिर वैद्युतिकी क्या है? तो वैद्युतिकी की वह शाखा जिसमें विरामावस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है। वैद्युत आवेश क्या कहलाता है? यदि किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ने पर उसमें अन्य पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है तो इसे क्या कहते हैं? कि वह वस्तु आवेशित हो गई। यह अदिश राशि है और इसका SI मात्रक कूलम। धनावेश क्या कहलाता है? किसी पिंड में इलेक्ट्रॉन की कमी को धनावेश कहते हैं। इसका संकेत क्या है? +E और E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। फिर ऋणावेश क्या कहलाता है? तो किसी पिंड अथवा कण पर पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को ऋणावेश कहते हैं। संकेत -E और इस E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। विद्युत क्षेत्र क्या है? तो किसी आवेश या आवेश वितरण के चारों ओर विद्युत बल उत्पन्न होने को उसे आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यह क्षेत्र अनंत दूरी तक फैला होना चाहिए। व्यवहार में ऐसा क्षेत्र नहीं पाया जाता। विद्युत बल रेखाएं, तो यह वह वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। विद्युत बल रेखाओं के गुण, यह धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यह सदैव चालक सतह के लंबवत निकलती है। यह बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती। विद्युत विभव क्या है? तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। विभव = किया गया कार्य बटे आवेश, तो W = Q O। तो मात्रा क्या है? जूल बटे कूलम या वोल्ट। विभवांतर क्या है? इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। SI मात्रा क्या है? वोल्ट। और VA - VB = W बटे Q0। चालक क्या कहलाते हैं? तो जिन धातुओं में वैद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता पूर्वक होता है उन्हें चालक कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। अधिकतर धातुएं वैद्युत आवेश की चालक होती हैं। चांदी सबसे अच्छी चालक है और उसके बाद सोना और तांबा आता है। कुचालक वे पदार्थ है जो पदार्थ अपने में विद्युत को प्रवाहित नहीं करते हैं, यानी विद्युत का फ्लो जिन पदार्थों में नहीं होता है उन्हें कुचालक कहते हैं। तो इसमें है कांच, रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी। और इसकी
विद्युत चालकता है बहुत कम होती है। दिष्ट धारा क्या है? जिस धारा का परिमाण व दिशा समय के साथ नहीं बदलता है दिष्ट धारा कहलाती है। उदाहरण के लिए सेल या बैटरी। परिवर्ती धारा तो वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ परिवर्तनशील होते हैं। उदाहरण के लिए एसी डायनेमो परिवर्ती धारा का प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत है। प्रतिरोध क्या है? रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ अपने अंदर होने वाले धारा के प्रवाह का विरोध करती है। इसका संकेत क्या है? आर। तो आर बराबर V/I। SI मात्रक ओम है और यह एक अदिश राशि है। श्रेणी क्रम संयोजन, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का एक सिरे में दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तो प्रतिरोधों के इस संयोजन को श्रेणी क्रम कहते हैं। तो R बराबर R1 + R2 + R3। तो नेक्स्ट है समानांतर क्रम संयोजन। तो इसमें प्रतिरोधों को एक दूसरे से समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, तो वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों व अचालकों के मध्य होती है। उचित सुधियां मिलाकर इनकी चालकता में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए जर्मेनियम, सिलिकॉन। उपयोग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों में फिर ट्रांजिस्टर, डायोड में इसका उपयोग होता है। अर्धचालक तो वे पदार्थ जिनका ताप धीरे धीरे घटाने पर इनकी चालकता बढ़ती है, परंतु एक विशेष ताप से नीचे ठंडा करने पर चालकता शून्य होती है। यह गुण अचालकता कहलाता है। उदाहरण के लिए मरकरी की चालकता ये 4.2 के है। ओम का नियम, तो इसकी खोज जर्मनी के जॉर्ज साइमन ओम ने की थी। नियम क्या है कि स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। तो बाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। भी क्या है? विभवांतर है और आई क्या है? प्रभावित धारा है। और ये चालक प्रतिरोध इसको कहते हैं। और भी बराबर RI, तो ये नियतांक है। R क्या है? नियतांक। विद्युत फ्यूज क्या है? विद्युत उपकरणों में उन पर अंकित निर्धारित धारा से अधिक धारा प्रवाहित होने से रोकने की युक्ति को विद्युत फ्यूज कहते हैं। ध्वनि क्या है? जो कानों सुनाई दे, कंपन से उत्पन्न होती है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है और यह अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ध्वनि की विशेषता, तो प्रबलता, ध्वनि तेजी या धीम हो सकती है। तारत्व, तो ध्वनि मोटी और पतली होती है। गुणता, तो 2 भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों द्वारा उत्पन्न ध्वनि में अंतर किया जा सकता है। यांत्रिक तरंग, वे तरंगें जिन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरा, इनका वेग माध्यम के गुणधर्मों जैसे जड़त्व, प्रत्यास्थता पर निर्भर करता है। प्रकार क्या है? अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अयांत्रिक तरंगें, तो इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगें भी कहते हैं। संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में संचरण कर सकती हैं। ये तरंगें फोटॉन की बनी होती हैं। उदाहरण के लिए एक्स किरणें या कि पराबैंगनी किरणें। अनुप्रस्थ तरंगें, जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इन्हें अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। यह केवल ठोस व द्रव माध्यम में उत्पन्न होती हैं। यह श्रृंग और गर्त के रूप में संचारित होती हैं। उदाहरण के लिए पानी की ऊपरी सतह की लहरें। अनुदैर्ध्य तरंगें, इन तरंगों के माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समानांतर होती है। ये संपीड़न व विरलन के रूप में होती है। उदाहरण के लिए भूकंप तरंगें, स्प्रिंग तरंगें। ये ठोस, द्रव, गैस सभी से प्रभावित हो सकती हैं। अपशब्द तरंगें, तो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अपशब्द तरंगें कहते हैं। इन्हें मनुष्य नहीं सुन सकते, याद रखिएगा। इन्हें बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। श्रव्य तरंगें, तो इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मनुष्य सुन सकते हैं इसको। 5 वर्ष तक के बच्चे व कुछ जंतु 25,000 हर्ट्ज भी सुन सकते हैं। पर अश्रव्य तरंगें, तो जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, मनुष्य नहीं सुन सकते हैं इनको। इन्हें बंदर, चमगादड़, बिल्ली, कुत्ते, मछली, डॉल्फिन सुन सकते हैं। कुछ पराश्रव्य तरंगों की परास 50,000 हर्ट्ज तक होती है। फिर अल्ट्रासाउंड क्या है? तो यह उच्च आवृत्ति की तरंगें हैं। यह तरंगें अवरोधों की उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती हैं। उपयोग क्या है? गुर्दे की पथरी को तोड़ने में, पनडुब्बी, हिमखंडों का पता लगाने में और समुद्र की गहराई ज्ञात करने में। सोनार, इसका पूर्ण नाम क्या है? सोनार का साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ऐसी युक्त जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, शत्रुओं की पनडुब्बी का पता लगाते हैं। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। खोज 1906 में लेविस निक्सन ने किया था। ध्वनि का परावर्तन, तो ध्वनि में
एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर टकराने से पहले माध्यम में वापस लौट आती है, जिसे ध्वनि का परावर्तन कहा जाता है। प्रतिध्वनि तो जो ध्वनि किसी दृढ़ दीवार, पहाड़, गहरे कुएं से टकराने के बाद सुनाई देती है। ध्वनि स्रोत व परावर्तन के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। उदाहरण, कुएं में आवाज लगाने पर थोड़ी देर बाद अपनी ही आवाज सुनाई देती है। ध्वनि का विवर्तन, जब ध्वनि अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाती है तो इसे ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए, बाहर से आने वाली ध्वनि दरवाजों, खिड़की आदि पर मुड़कर हमारे कानों तक पहुंच सकती है। बंद कमरे में ध्वनि का सुनाई देना ध्वनि का विवर्तन है। अनुनाद क्या है? तो यह प्रणोदित कंपन की स्थिति है। इसमें प्रणोदित कंपन की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है। रेडियो अनुनाद के सिद्धांत पर काम करता है। विशेष क्या है? तो 1939 में यूएसए का टेकोमा पुल अनुनाद के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। ध्वनि का आवृत्तीकरण परिभाषा क्या है? जब समान आवृत्ति या आयाम की ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो इस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है, इसे वितरण कहते हैं। इसके प्रकार हैं संपोषी और विनाशी। तापमिति क्या है? तो ऊष्मा की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पिंड के तापक्रम की माप ली जाती है उसे तापमिति कहा जाता है। प्रत्यास्था क्या है? तो द्रव का वह गुण जिसके कारण वह आकार प्रकार में परिवर्तन लाने वाले बाह्य बल को हटा लेने पर अपने मूल रूप में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रबड़, स्प्रिंग। साधारण शब्दों में बाह्य बल हटा लेने पर यह अपने मूल आकार में आ जाता है। संरंध्रता क्या है? संरंध्रता तो सभी द्रव रंध्रदार होते हैं। काष्ठ, चारकोल, खड़िया की अपेक्षा धातु में कम रंध्र होती हैं और मिट्टी के बर्तन रंध्रदार होते हैं। फ्यूज तो उसका प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए होता है। यह टिन 63%, शीशा 37% की मिश्र धातु का बना होता है। यह सदैव परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका गलनांक कम होता है, ये भी याद रखिए। दूरदृष्टि या हाइपरमेट्रोपिया क्या है? तो दूरदृष्टि दोष ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें व्यक्ति निकट से कम दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्टता देख सकता है परंतु दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्टता नहीं दे सकता है। यह दृष्टि दोष तब उत्पन्न होता है जब नेत्र, लेंस और रेटिना के मध्य फोकस दूरी कम हो जाती है। उपचार, उत्तल या अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। लॉरेंज बल क्या है? तो जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। इसकी दिशा कण की गति व चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। घर्षण बल क्या है? संपर्क में रखी वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है। यह घर्षण बल कहलाता है। इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। सोल्डरिंग क्या है? एक जैसा या अलग अलग प्रकार की धातुओं को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया सोल्डरिंग कहलाती है। और इसके प्रकार क्या है? कठोर और नरम। ध्वनि का अपवर्तन, विभिन्न माध्यमों तथा विभिन्न तापों पर ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होने से ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय वे पथ से विचलित हो जाती हैं, इसे अपवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए, दिन में ध्वनि का केवल ध्वनि स्रोत के पास के क्षेत्रों में ही सुनाई देना और रात्रि में दूर दूर तक सुनाई देना। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों को उनकी आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के आधार पर वितरित करना या बांट देना विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। लेंस क्या है? दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है, लेंस कहलाता है। जब दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं तो उसे गोलीय लेंस कहते हैं। प्रकार, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो यह बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, अर्थात उसकी दोनों सतहें बाहर की ओर उभरी होती हैं। यह बीच में पतला तथा अवतल लेंस की बात हो रही है। यह बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है, अर्थात इसकी दोनों सतहें अंदर की ओर दबी रहती है। विद्युत सेल परिपथ के दो बिंदुओं के बीच आवश्यक विभवांतर बनाए रखता है ताकि विद्युत धारा का प्रवाह लगातार बना रहे। प्रकार, तो प्राथमिक सेल ये डेनियल सेल या शुष्क सेल कहलाता है और द्वितीयक सेल तो इसे एडिसन सेल कहते हैं। उपयोग क्या है? विद्युत उत्पादन में, रॉकेट की उड़ान में, वायुयान, समुद्री जहाज, रेल तथा कारखाने चलाने में, रेडियो एक्टिव समस्थानिक बनाने में, प्लेटोनियम 239 का उत्पादन करने में। फिर नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक के उपयोग क्या क्या है? तो ध्वनि के पुनर्उत्पादन में, चोर घंटी में, टेलीविजन बनाने में, घंटी बनाने में और फायर ब्रिगेड बनाने में। मूल राशियां, तो ऐसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र हैं अर्थात जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। संख्या इनकी 7 है। उदाहरण के लिए लंबाई, समय, ताप। व्युत्पन्न राशियां, तो वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं। उदाहरण के लिए क्षेत्रफल, आयतन, ताप, चाल, वेग। विभवाएं, किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर उनकी घातों के रूप में लिखते हैं।
श्यानता क्या है? यह द्रवों का वह गुण है जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करते हैं। यह एक प्रकार का घर्षण बल है। यह गाढ़ापन कहलाता है। हुक का नियम, तो किसी पदार्थ की प्रत्यास्था की सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रतिबल माइनस ई बटे विकृति इक्वल टू नियतांक। प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति। फिर आदर्श द्रव क्या है? तो यह द्रव जिसके लिए संपीडिता तथा श्यानता दोनों ही शून्य होते हैं आदर्श द्रव कहलाता है। ऊर्ध्वोष्म प्रक्रम, तो एक ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय तथा परिवेश के बीच ऊष्मा स्थानांतरण शून्य रहता है। विलग निकाय, वह निकाय जो ना तो कोई कार्य कर सकता है और ना ही बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकता है, विलग निकाय कहलाता है। प्रकाश की दोहरी प्रकृति, तो प्रकाश कभी कण के समान व्यवहार करता है तो कभी तरंग की तरह, इसे ही प्रकाश की दोहरी डुअल नेचर ऑफ लाइट कहा जाता है। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल क्या है? तो सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। फ्लिंट कांच क्या है? तो इसका संगठन पोटेशियम कार्बोनेट ऑक्साइड व सिलिका से बना होता है। उपयोग क्या है? लेड विद्युत बल्ब तथा दूरबीन लेंस में इसका उपयोग होता है। विद्युत लेपन, तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव द्वारा एक धातु की सतह पर किसी दूसरी धातु का लेपन करने की क्रिया को कहते हैं विद्युत लेपन। यह विद्युत अपघटन के सिद्धांत पर आधारित है। सूक्ष्म संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, तो दो लेंसों के संयोग द्वारा आवर्धन प्राप्त करने की युक्ति जिसके कारण अति सूक्ष्म कणों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। दूरदर्शी, वह प्रकाशिक यंत्र जो दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, दूरदर्शी कहलाता है। इसके प्रकार हैं खगोलीय और पार्थिव। तड़ित, तो आवेशित मेघों के आपस में टकराने से भारी मात्रा में आवेश का प्रवाह पृथ्वी की तरफ होता है जिसे तड़ित या आकाशीय बिजली कहते हैं। तड़ित चालक, तड़ित चालक प्रायः किसी धातु, तांबे या लोहे की एक क्षण होती है जो तड़ित के आघात से भवनों को क्षतिग्रस्त होने से बचाती है। मैक संख्या क्या है? किसी माध्यम में किसी वस्तु की चाल तथा ध्वनि की चालों के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। दिक्पात कोण क्या है? तो किसी स्थान पर चुंबकीय यमनोत्तर एक भौगोलिक यमनोत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। नमन कोण, तो किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनता है या जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुवों पर इसका मान 90 डिग्री और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। पलायन वेग, तो यह वह न्यूनतम वेग है जिसके द्वारा कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकने पर पृथ्वी की गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाती है, पलायन वेग कहलाता है। तो इसका मान क्या है? 11.2 मीटर पर सेकंड। क्रांतिक कोण, क्रांतिक वेग, तो धारा रेखी प्रवाह की वह उच्च सीमा जिसके बाद द्रव का प्रवाह धारा रेखी न होकर भिन्न भिन्न हो जाए, क्रांतिक वेग कहलाता है। समतल दर्पण के उपयोग बताइए। तो मुंह देखने के शीशे के रूप में, सड़कों पर मोड़ पर टेलीस्कोप पेरिस्कोप के निर्माण में। अवतल दर्पण के उपयोग सर्च लाइट में, प्रोजेक्टर में परावर्तक के रूप में, फिर सोलर कुकर में, मोटरसाइकिल कार की हेडलाइट में। ऊष्मा, तो यह एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी पहचान पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा से होती है ना। तो एक प्रकार की ऊर्जा जिसकी पहचान पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा से होती है। इसका एसआई मात्रक जूल है। ऊष्मा का प्रसार गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। ताप किसी वस्तु की उष्णता या शीतलता की मात्रा की माप है। इसका एसआई मात्रक केल्विन है। ताप का मापन तापमापी से होता है। तापक्रम में मापने के पैमाने कौन से? तो सेल्सियस पैमाना, इसमें डिग्री सेल्सियस का उपयोग होता है। फ़ारेनहाइट में या फिर र्यूमर पैमाना, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, केल्विन पैमाना। फिर रेंकाइन पैमाना आर। सेल्सियस पैमाना, तो इस पैमाने का आविष्कार सेल्सियस ने किया था। इस पैमाने में हिमांक 0 डिग्री तथा माप बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस पैमाने में तापांतर को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। परम शून्य ताप क्या है? यह वह न्यूनतम संभव ताप है जिससे कम कोई ताप संभव नहीं होता। परम शून्य तापमान केल्विन स्केल पर 0 केल्विन होता है। सेल्सियस स्केल पर -273.15 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा का दैनिक जीवन में प्रयोग, खाना पकाने में, ठंड में शरीर को गर्म करने में, फिर गर्मियों में कुओं का पानी ठंडा रखने में और प्रशीतकों में। ऊष्मा का स्थानांतरण कितने रूपों में होता है? किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में अथवा किसी
वस्तु में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को ऊष्मा का स्थानांतरण कहते हैं। इसका प्रकार है चालन, संवहन और विकिरण। चालन क्या है? पदार्थ के कणों में सीधे संपर्क से ऊष्मा के संचारण को चालन कहते हैं। ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का संचारण चालन विधि से होता है। संवहन तो यह ऊष्मा स्थानांतरण की विधि है जिसमें किसी तरल पदार्थ में अणुओं के समग्र स्थानांतरण द्वारा ऊष्मा का लेन देन होता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि संपूर्ण पदार्थ एक ही ताप पर नहीं आ जाता। गुप्त ऊष्मा, किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा है जो इसकी इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित या मुक्त की जाती है। प्रकार तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा। विकिरण क्या है? तो जब किसी गर्म स्रोत से ऊष्मा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है तो इसे विकिरण कहते हैं। उदाहरण, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा विकिरण द्वारा आती है। थर्मोस्टेट क्या है? यह युक्ति में तापमान को स्थिर या नियंत्रित करती है। उदाहरण के लिए रेफ्रिजरेटर से थर्मोस्टेट का कार्य एक समान तापमान को बनाए रखना है। प्रशीतक या रेफ्रिजरेटर किसे कहते हैं? तो ऐसी युक्ति जिसमें किसी भी शीतल स्थान से ऊष्मा लेकर उसे तप्त या गर्म स्थान को दी जाती है। इसमें बाह्य ऊर्जा स्रोत विद्युत मोटर की सहायता से ऊष्मा को ठंडी करता है। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव बताना है। तो सुनने की शक्ति कम हो जाती है, हृदय की धड़कन बढ़ती है, अशांति, चिंता, घबराहट होती है, तीव्र सिर दर्द होता है। तो हमेशा ध्वनि प्रदूषण से बचें, फालतू में हारम ना बजाएं, है ना। सामने वाले को आपसे ज़्यादा जल्दी है तो हारम बजाने का कोई विशेष महत्व नहीं है। हालांकि कठिन परिस्थितियों में बजाया जा सकता है, बजाय उसका उपयोग किया जा सकता है। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग ना करें, जैसा कि आजकल छपरी टाइप के लड़के करते हैं। शोर के प्रमुख स्रोत तो मोटर वाहन हो गया, मोटर बाइक, भारी वाहनों की आवाज़, है ना, जेट इंजन, वायुयान। थर्मामीटर क्या है? यह वह उपकरण है जो आपके शरीर के तापमान को माप सकता है। उपयोग क्या है? बुखार ज्ञात करने में। वर्णक क्या है? तो वर्णक या रंग द्रव्य या रंजक या पिगमेंट, इसे 3-4 नाम जानते हैं। तो ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश को किसी अन्य रंग में बदलकर प्रतिबिंबित करे। ऐसे पदार्थ अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश की किरणों में से कुछ तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ वाली किरणें सोख लेते हैं और बाकी को प्रतिबिंबित कर देते हैं। अदिश राशियां हैं तो ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अदिश राशियां कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय आदि। सदिश राशियां तो ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। उनके लिए बल, विस्थापन, आवेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता इत्यादि। लाइट ईयर क्या है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 × 10⁻15 मीटर। पार्सेक क्या है? तो यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पार्सेक बराबर 3.26 × 10⁻6 मीटर, 10⁻16 मीटर। सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये क्या है? जब कोई पिंड एक सरल रेखा में आगे पीछे गति करता है तो इस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। घड़ी के लोलक यानी पेंडुलम द्वारा की जाने वाली दोलन गति सरल आवर्त गति का ही उदाहरण है। सापेक्ष वेग यानी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? तो जब दो से अधिक पिंड गतिमान हो तो उनकी एक दूसरे के प्रति वेग की स्थिति सापेक्ष वेग कहलाती है। दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी सदैव धनात्मक होती है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करती है, विस्थापन परिमाण तथा दिशा दोनों को व्यक्त करती है। यह अदिश राशि है, यह सदिश राशि है। इसका मान शून्य नहीं हो सकता, इसका मान शून्य हो सकता है। घर्षण के उपयोग बताइए। तो घर्षण जो घर्षण की उपस्थिति है उसके कारण ही ब्लैक बोर्ड या कागज पर लिखना संभव है। दूसरा, घर्षण की अनुपस्थिति में मशीनें कार्य नहीं करती हैं। ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर दीवार बनाना भी घर्षण के कारण ही संभव है। सड़कों पर आवश्यक घर्षण न होने पर गाड़ियों के पहिए फिसलने लगते हैं। तो जब बर्फ जम जाती है हिली एरिया में तो गाड़ी फिसलने लगती है। पानी जब हो जाता है तो भी गाड़ी फिसलने लगती है। क्यों? क्योंकि घर्षण कम होने लगता है। घर्षण बहुत महत्वपूर्ण है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में अंतर। तो स्थितिज ऊर्जा ये क्रियाशील ऊर्जा नहीं है, गतिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा। ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है।
वेग में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऊंचाई पर विरामावस्था में स्थित पिंड में केवल स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। ऊंचाई पर अवस्थित गतिशील पिंड में स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है। स्थितिज ऊर्जा किसी मानक स्थिति के सापेक्ष होती है, गतिज ऊर्जा किसी स्थिति पर निर्भर नहीं करती। घनत्व यानी डेंसिटी क्या है? पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ऊर्जा और शक्ति में अंतर। तो ऊर्जा किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, और शक्ति किसी वस्तु के कार्य करने की दर को कहते हैं, है ना। इसको क्षमता को कहते हैं ऊर्जा, और इसको शक्ति दर से इसका संबंध है। ऊर्जा का मान समय पर भी निर्भर नहीं करता है ना। तो ऊर्जा का मान समय पर निर्भर नहीं करता है, और शक्ति का मान समय पर निर्भर करता है। इसका एसआई मात्रक क्या है? जूल है, और शक्ति का एसआई मात्रक जूल पर सेकंड अथवा वाट है। गेज दाब क्या कहलाता है? गेज प्रेशर। तो गेज दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष माना जाता है। यह किसी निकाय तथा भूमंडलीय दाब में अंतर को दर्शाता है। परम दाब बराबर भूमंडलीय दाब प्लस गेज दाब। आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूर्णतः कंप्लीटली अथवा आंशिक पार्शियली रूप में डूब जाती है तो इसके भार में प्रत्यक्ष कमी होती है। वस्तु के भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। आयाम यानी एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो किसी माध्यम में तरंग संचरण की दिशा में माध्यम के कणों का उनकी माध्य स्थिति से किसी एक और अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। तो किसी माध्यम में तरंग संचरण की दिशा में माध्यम के कणों का उनकी माध्य स्थिति से किसी एक और अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। आयाम कण के कंपन पथ यानी वाइब्रेशन पाथ की कुल लंबाई का आधा होता है। इसका एसआई मात्रक मीटर है। आवृत्ति क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो जब किसी माध्यम में तरंग का संचरण होता है तो 1 सेकंड में माध्यम के किसी कण द्वारा किए गए कंपन की संख्या उस कण की आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, इसे एच से प्रदर्शित करते हैं तथा इसे प्रति सेकंड में भी प्रदर्शित किया जाता है। यांत्रिक तरंगे और मैकेनिकल वेव्स क्या हैं? ऐसी तरंगे जिनके संचरण हेतु किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। यांत्रिक तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरी अनुदैर्ध्य तरंगे। परम शून्य ताप क्या है? किसी वस्तु का न्यूनतम संपूर्ण ताप परम शून्य ताप जो 273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है कहा जाता है। इसे 0 केल्विन में व्यक्त किया जाता है। चलिए यहाँ फर्स्ट इकाई समाप्त होती है, तो मिलेंगे सेकंड इकाई में। तो दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चीज़ों को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, जिससे कि जो पाइप मार्कर वाली सीरीज है उसका प्रभाव ना पड़े आपके, और आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। क्योंकि 60 दिन से कम टाइम बचा है मेंस के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। लगभग 5 से 7 हज़ार बच्चे मेंस दे रहे होंगे, और अगर 10 व्यू, 15 व्यू या कि 50-100 व्यू आते हैं तो उससे कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। क्योंकि वीडियो बनेंगे तो सबके लिए बनेंगे, एक व्यक्ति के लिए, 10 व्यक्ति के लिए फिर वो मोटिवेशन नहीं आ पाता। क्योंकि मेरा भी फोकस अभी कहीं और है, तो फिर थोड़ा सा चीज़ें दिक्कत हो जाती हैं। इसलिए समझिए चीज़ों को और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, पर चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।